गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। हमने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की स्टार्ट की थी। उसके अंदर यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 को पढ़ना स्टार्ट किया था कि बिजनेस स्टडीज़ है क्या, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है। हमने उस सब के बारे में पढ़ा। अब एक बारी हम लोग वापस से रिकैप लेते हैं। इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने डिफरेंसेस बताए थे बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। फिर उसके बाद हमने बिजनेस के बारे में लिटरल मीनिंग पढ़ा था कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो इसकी एवोल्यूशन देखी थी, करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, रेगुलर डीलिंग्स ऑफ गुड इन गुड्स एंड सर्विसेज आएगी, प्रॉफिट अर्निंग, रिस्क, अनसर्टेनिटी। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसके अंदर भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। दो किस्म की इंडस्ट्री बिजनेस होता है, वो उसमें इंडस्ट्री आता है, कॉमर्स आता है। इंडस्ट्रीज आती है तीन किस्म की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होगी हमारी? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ बताया था आपको ने, PEG। ऑल राइट। उसके बाद मैंने सेकेंडरी के अंदर बताया था आपको कि एक होती है कंस्ट्रक्शन, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर याद रखो आप, मैन्युफैक्चरिंग PAAS, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड सिंथेटिकल। लास्ट में टर्शरी इंडस्ट्रीज। फिर कॉमर्स के अंदर ट्रेड के बारे में एक होती है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, एंट्रीपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट्स करते हैं हमको ट्रेड करने के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, आपको मैंने याद कराया था, BITWA, बिटवा। बिटवा क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्ट, W फॉर वेयर हाउसिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग। इस सब के बाद इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग है मेनली हमारे लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को फॉलो करना, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, आउटपुट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, इनपुट कम लगाए हम लोग, मार्केट गुडविल के ऊपर बात होती है, इनोवेशन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिजनेस रिस्क। अब देखो, एवरी बिजनेस, हर कोई बिजनेस के अंदर रिस्क होगा ही होगा। रिस्क के बगैर काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो हमको इतना सिंपल सा याद रखना है कि रिस्क जो है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड लॉस। कि हमको नहीं पता कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कि हाँ एक हम लोग एक मार्जिन पे बैठे हुए हैं कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन। हमें अपना फ्यूचर अनफोर्सिएबल है, हम नहीं देख सकते हैं आगे क्या होगा। तो उस हिसाब से हमको एक बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एनी बिजनेस, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, कम हो सकता है। ठीक है ना, मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं, बट उसको ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि अब अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड फॉल करती है, ठीक है, क्यों फॉल करेगी, रीजंस क्या होंगे हमारे दिमाग में। अब देखो, हम सोचते हैं कि रिस्क ये है डिमांड के, प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? हो सकता है लोगों का टेस्ट बदल जाए, हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, इश्यूज कैन बी एनीथिंग। तो रिस्क एक बिजनेस का एसेंशियल पार्ट रहेगा। तो दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या हो गया? जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर हमें गेन होगा या फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़, अगर गेन होता है तो फेवरेबल चीज़ है, और अगर लॉस होगा तो अनफेवरेबल है। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, और अब ये क्यों हो सकता है, रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी। क्यों हो गई? क्योंकि टेस्ट बदल गया। अब देखो, डिमांड बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं ला पाए, इसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, अब इसकी वजह से प्रॉफिट भी तो हुआ। रिस्क लेंगे, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहता है। बट एक होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क हो गया कि आपको या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। समझो ध्यान से, इसके अंदर स्पेक्यूलेटिव में प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव के अंदर कुछ भी, बट प्योर के अंदर या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे कि आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, या वो 100 रुपये चोरी हो जाएंगे, या वो 100 रुपये का पर्स में 100 रुपया पड़ा रहेगा। ये लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना, बट चीज़ पड़ी रही हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ ना। तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, बट प्रॉफिट कभी नहीं होगा प्योर रिस्क के अंदर। प्योर रिस्क मीन्स कि प्योरली हम लोग लॉस या लॉस के फैक्टर्स में रहेंगे। ठीक है ना, अकरेंस हो गई, चीज़ की अकरेंस हुई तो इसका मतलब है लॉस हो गया।
आग लग गई नुकसान हो गया, आग नहीं लगी तो नुकसान तो नहीं हुआ। ये जो चीज़ है वही है, ठीक है ना। प्योर रिस्क क्या है, अब इसके नेचर भी होगा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस है। इट कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया हमें फ्यूचर की नॉलेज नहीं है, वी हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द अनफोर्सिबल फ्यूचर। तो अब तक अनसर्टेनिटी दिमाग में रहेगी जब तक, तब तक रिस्क का दिमाग में फैक्टर रहेगा। फिर प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट, अगर समझ लो आपने 10 रुपये लगाए, आपको 100 रुपया मिला, ठीक है, अगर आपने इसी जगह 100 लगाए होते ना आपको 1000 मिलते, अगर आपने इसी जगह 1000 लगाए होते आपको 10,000 मिलते। देखो जितना रिस्क बढ़ा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ा, समझ रहे हैं, रिस्क जितना लोगे प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, अब जैसा प्रोडक्ट है आपका उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। अब समझ लो आपके पास कोई फैशन प्रोडक्ट्स बेचते हो तो ऑब्वियसली लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप समझ लो आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो तो उस हिसाब से फ़र्क पड़ता है। नेचर ऑफ द बिजनेस पे बहुत इफेक्टिव है ये चीज़, रिस्क के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है साइज़ ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस, जैसे अंबानी जी का बिजनेस इतना बड़ा है तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल शॉपकीपर। जितना बड़ा आपका साइज़ होगा ना बिजनेस का, जितनी ज़्यादा समझ लो ब्रांचेज ज़्यादा हैं, 10 ब्रांचें हैं आपकी, 20 हैं, तो रिस्क भी उतना बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके कॉजेज़ आते हैं बिजनेस रिस्क के। अब कॉजेज़ के अंदर हम क्या देखेंगे, ठीक है, अब ये होता कैसे है बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब देखो रिस्क हमको हो सकता है नेचुरली आए, नेचुरली मतलब कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोरोना आ गया, ठीक है ना, कोई फेमीन आ गया, ठीक है ना, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो गई, नेचुरली हो गया। हो सकता है ह्यूमन की वजह से हो, थेफ्ट हो गई, चोरी, फायर, ठीक है, स्ट्राइक हो गई, तो ये सब है ह्यूमन की वजह से। फिर हो सकता है फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियली कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए बैंक के, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसीज बदल गई, ये सब उसकी वजह से हो गया। हो सकता है इकोनॉमिक वे में हो, अब इकोनॉमिक कैसे, डिमांड कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गई, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल गई, ठीक है। उसके अदर्स जैसे कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हो गई, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट हो गई, मतलब कि इधर उधर हो गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट घट गया, ठीक है ना, पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज आ गई, इस वजह से भी हो सकता है। सो रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट। फिर हम आते हैं इसके ऊपर कि बेसिक फैक्टर्स कंसीडर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। अब जैसे अब आपने बिजनेस करना है, अब आपने सोचा है कि मैं बिजनेस करता हूँ, सर मैं स्टार्ट कैसे करूँ, हाउ शुड आई स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, ठीक है ना। अब बिजनेस करने का कोई तो होगा ना कि हाँ भाई मोटिव तो हो गया प्रॉफिट, पर सर स्टार्ट कैसे करें, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हाउ कैन वी स्टार्ट अ बिजनेस। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि बेसिक फैक्टर्स क्या है, कैसे स्टार्ट कर। अब देखो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, अब एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। अब बिजनेसमैन भी तो सर वही हुआ नहीं, बिजनेसमैन मैक्सिमम टाइम बिजनेसमैन जो है इनहेरिट करता है और वो वही चीज़ बेचता है जो उसकी फैमिली पहले से बेच रही है, ठीक है। जैसे किसी का ड्राई फ्रूट का बिजनेस है ना और उसका बेटा भी आगे उसमें आ गया तो वो बिजनेस ज्वाइन किया उसने, तो वो बिजनेसमैन कहला गया। बट एंटरप्रेन्योर हो गया कि उस बंदे ने स्टार्ट की ऐसी इनोवेटिव थिंग, ठीक है ना, फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु सेट्स अप हिज ओन बिजनेस, और जो प्रोसेस वो करता है कि प्रोसेस क्या हो गया, सिस्टमैटिक पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, कि उसने पहले लोगों की नीड देखी, उस हिसाब से रिसोर्सेज मोबिलाइज की, प्लस उसने फिर ऑर्गेनाइज किया प्रोडक्शन प्रोसेस को, सारा प्रोडक्शन स्टार्ट की, क्यों, क्योंकि कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, अपना रिटर्न वापस ले सके जो उसने बाजार जो उसने शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं, ठीक है, और अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। सारा रिस्क को एक चीज़ तो देख के, एक तरफ से देखना है सब कुछ, उसके बाद तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। अब हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, अब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले सिलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस, कि हाँ भाई मुझे कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में जाना है, क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है, क्या मैंने कॉटन के हिसाब से काम करना है, मैं सिल्क का काम करूँगा, ठीक है ना। अब बोलना आसान है कॉटन, अब उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, वी शुड हैव द स्किल्स, एंटरप्रेन्योर शुड पोजेस द स्किल्स, कि हाँ भाई जो वो काम करना चाहता है ना उसके बारे में उसको पता हो, ठीक है ना। तो उसको ये भी देखना है कस्टमर को अभी क्या चाहिए, अगर कस्टमर की डिमांड्स क्या, ये सब कुछ नेचर ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस पे आएगा। फिर आता है साइज़, कि क्या मैंने एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस,
ठीक है, क्या मुझे छोटी या थोड़ी से बड़ी या थोड़ी या बहुत लार्ज एंटरप्राइज खोलनी है, क्या मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है, क्या मुझे सर्विस इंडस्ट्री खोलनी है, ये सब भी देखना है। फिर लोकेशन, अब लोकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके बिज़नेस की लोकेशन अच्छी नहीं है, अगर योर बिज़नेस की आपकी लोकेशन समझ लो ऐसी जगह है जहाँ पर रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ेगा आपको। रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। कस्टमर तक सामान लेट पहुँचेगा, सामान लेट पहुँचेगा तो फिर आपको भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो बिज़नेस की लोकेशन बहुत इफेक्ट करती है बिज़नेस को, ठीक है ना। एक दुकान जो विलेज में है और एक दुकान जो शहर के बीच में है, बहुत डिफरेंस डालती है उसके अंदर। कि विलेज के अंदर दुकान, विलेज में पॉपुलेशन कम है, लोग कम जाएंगे, बट सिटी की दुकान में पॉपुलेशन आसपास ज़्यादा, लोग ज़्यादा जाएंगे, लोकेशन बहुत इफेक्ट करेगी। फिर फाइनेंसिंग, क्या आपको शॉर्ट टर्म चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है ना। कैसी फाइनेंस चाहिए आपको, बिकॉज फाइनेंस इज द ब्लड लाइन फॉर बिजनेस, फाइनेंस इज मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड to start, run, expand and diversify business। बिना फाइनेंस के आपका बिजनेस कुछ नहीं कर सकता, डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकता, कुछ खरीद भी नहीं सकता। तो फाइनेंस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ जैसे कि एसेट, कंप्यूटर है, टेबल है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है ना, इसके बगैर तो बिजनेस चलेगा नहीं। उसके बाद आपको एक वर्कफोर्स चाहिए, अ कमिटेड वर्कफोर्स, अ कॉम्पिटेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी वर्कफोर्स है जो काफ़ी लेजी है, वर्कफोर्स को हम बोल सकते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जिनको काम करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकती है। बिकॉज आप तो एक चेयर पे बैठे हो, बट नीचे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन्होंने काम करना है। अगर वो एम्प्लॉय के पास स्किल ही नहीं है, अगर वो कैपेबल ही नहीं है इस काम के, तो वो कैसे करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो उसके बाद टैक्स प्लानिंग देखनी है, वी हैव टू सी टैक्स पॉलिसीज़ क्या चल रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हम पे टैक्स स्ट्रक्चर कौन सा आता है हमारे पे, कॉर्पोरेट वाला आएगा, पार्टनरशिप वाला आएगा, सब कुछ डिपेंड करता है। फिर आपको देखना लॉन्चिंग, सब कुछ डिसाइड हो गया, आप बिजनेस लॉन्च करोगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे, कैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है आप सब ने, क्या क्या आपका लाइनेज होगा, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कैसे रिपोर्टिंग होगी एक दूसरे को, कैसे आप लोग बात करोगे, कैसे एम्प्लॉई आपसे बात करने आ सकता है, ठीक है ना। एक पूरा लाइन ऑफ ऑपरेशन पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी, सेल कितनी होगी, ठीक है। ये सब है बेसिक फैक्टर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो here we come to an end to our chapter 1 of the business studies। I hope you enjoyed the lecture। पार्ट 1 देख लो पहले, पार्ट 2 पे आओ। प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेरीज। और आपका अब काम ये है, यू सॉ द लेक्चर, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, उसको रीड करो आराम से। इफ़ एनी डाउट, वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आता, कमेंट डाउन बिलो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को पक्का से क्लियर करूँगा आपके लिए। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।